नमस्कार प्यारे बच्चों। आज सभी का प्यारा सा YouTube चैनल आशीष लर्निंग क्लासेस में सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या हम पढ़ेंगे इसमें धातु एवं अधातु जो इस चैप्टर का है। इस चैप्टर को इस वीडियो में हम पूरा एकदम समाप्त कर देंगे, यानी जो इसका आज ये सेकंड वीडियो है, जो कि फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर जो बना के आपको बताए थे उसको आप अगर देखोगे तो इस वीडियो को देखोगे तो आपको एकदम फुल एकदम अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो में हम सक्रियता श्रेणी से बात करने वाले हैं। किस कहां से? सक्रियता श्रेणी। ठीक, अब हम आपको सक्रियता श्रेणी से बताएंगे। देखिएगा, हम एनसीईआरटी बुक से पढ़ाते हैं जी। ठीक, आप समझिएगा। अब सक्रियता श्रेणी से हम आपको बात करने वाले हैं और अच्छे से आप देखिएगा। ठीक, बात समझ आ रही है हमारी? आज देखिएगा आज सक्रियता श्रेणी क्या होता है। ठीक, देखिएगा सक्रियता श्रेणी, हम आपको सक्रियता श्रेणी के बारे में बताते हैं। सक्रियता श्रेणी धातुओं के एक ऐसी श्रेणी बनाई गई है जो ऊपर से नीचे की ओर ऐसे तत्वों को रखा गया है, और जो ऊपर से नीचे की ओर यानी ऊपर के जितने भी तत्व हैं वे क्या हैं? वे अधिक क्रियाशील हैं, और जो नीचे के तत्व हैं वो कम क्रियाशील हैं। यानी कि अगर हम ऊपर से आएंगे तो घटते हुए जितने सबसे ऊपर अधिक क्रियाशील, उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, यानी कि धातुओं के एक ऐसी श्रेणी बनाई गई है जिसमें अधिक क्रियाशील को पदार्थ को ऊपर रखा गया है और कम क्रियाशील तत्व को नीचे रखा गया है। ठीक, यानी धातु को नीचे रखा गया है। ठीक, ऐसी श्रेणी बनाई गई तो कहते हैं हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक, बात समझ में आई हमारी? यानी कि लिखा गया है किताब भाषा, सक्रियता श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें धातु को क्रियाशीलता के आधार पर अधिक से कम सक्रियता के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक, वही बात हुई। ठीक, जैसे कि देखिएगा, जैसे सबसे ऊपर क्या रखा गया है? सबसे ऊपर रखा गया है कि उसके बाद लिखा गया सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद रखा गया है आपका एल्यूमिनियम, उसके बाद आपका रखा है जिंक। ठीक, जिंक रखा गया है। उसके बाद Fe रखा गया है। उसके बाद रखा गया है प्लेटिनियम, CuAg। ठीक ठीक, इतने तत्व आपके उसमें रखे गए हैं। किसमें? सक्रियता श्रेणी में। ठीक, इतने भी तत्व रखे गए हैं। आप जैसे जैसे नीचे आओगे वैसे वैसे क्या होगा, इनका जो क्या क्रियाशीलता होगा वो कम। जैसे ऊपर से चले आओगे नीचे ना, तो इसका क्रियाशीलता क्या हो जाए? कम, घटते क्रम में चला आएगा। इसे घटते 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 इसका क्रम चला आएगा। ये जो अधिक क्रियाशीलता होगा उसके बाद इससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, मतलब कि आप ऊपर से देखते चले आओगे, नीचे तक चले आओगे तो क्रियाशीलता से क्या घटेगा? क्रियाशीलता मतलब समझ रहे हो? अगर इसका आप क्रिया करा रहे हो, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि देखिएगा Zn प्लस FeSO4। ठीक, Zn प्लस FeSO4 को हम तो आपस में आप क्रिया कराएंगे तो ये क्या करेगा? देखिएगा ये क्या करेगा, यहाँ पर देखिएगा ये अधिक क्रियाशील, Zn अधिक क्रियाशील। देखिएगा ये ऊपर है ना, Zn ये ऊपर है और Fe नीचे है, यानी कि Fe से अधिक Zn क्रियाशीलता है इसका। ठीक, अब ये क्या करेगा? इस तत्व को क्या करेगा? हटा करके इसके जहां अपना आ जाएगा इसको हटा देगा, यानी हो जाएगा क्या? Fe निकाल देगा, उसके बाद फिर प्लस लगाएगा, उसके बाद प्लस, फिर यहाँ पर हो जाएगा ZnSO4 हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई हमारी बात आपको समझ में आई? कैसे? देखिएगा, अगर आप कहोगे FeSO4 से फिर से क्रिया कराएं ये बन जाए तो ऐसा संभव, क्योंकि एक कम क्रियाशील है, ये अधिक क्रियाशील है। इस तत्व को यहाँ से हटाएगा नहीं, विस्थापित नहीं, यहाँ पर विस्थापित नहीं हो पाएगा, इसको हटा नहीं पाएगा। ठीक, क्योंकि ये अधिक क्रियाशीलता ये अधिक क्रियाशीलता है, इससे कम क्रियाशीलता है, इसलिए अब इससे आप क्रिया नहीं कर पाएगा, यानी कि Zn को यहाँ पर क्या करेगा? विस्थापित नहीं कर सकता। ठीक, उसको यहाँ पर उसके स्थान पर इसको हटा नहीं सकता। ठीक, यानी कि अधिक क्रियाशीलता का मतलब आप समझ गए होगे ना? समझ गए होगे कि नहीं? सक्रियता श्रेणी आप समझ गए होगे, आपको अच्छे समझा दिए गए हैं। देखिएगा
अब इसके बाद धातु एवं अधातु कैसे आपस में अक्रिय करते हैं इसको समझिएगा आप। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पेपर में इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे तो जान लो इस चैप्टर में आप कुछ नहीं पढ़े। ठीक, अगर आपको आप सबसे ज्यादा आपको बता दें, इस चैप्टर से अक्रिय ही ज्यादा पूछा जाता है। आपको 2-2 नंबर, 3-3 नंबर, 4-4 नंबर में पूछा जाता है जिसमें आ जाए। ठीक, बात समझ आ रही है हमारी। अब इसको मिटा देते हैं, इसके बाद हम आपको बताते हैं अगली क्वेश्चन। ठीक, इसको देखिएगा। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, जान लो सक्रियता श्रेणी आप जानिए। इससे क्या होता है पता है? इससे आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन बनता है। कौन सा क्वेश्चन बनता है? बहुविकल्पी। अगर पूछेगा कि सबसे ज्यादा क्रियाशीलता पदार्थ है तो क्या बताओगे? धातु में सबसे अधिक क्रियाशीलता पदार्थ है तो क्या बताओगे? पोटेशियम। ठीक, क्या बताओगे? पोटेशियम। अगर कम क्रियाशीलता तो एयू। ठीक, बात समझ में आई हमारी। उसके बाद देखिएगा धातु एवं अधातु कैसे अक्रिय करते हैं। ठीक, अगला हमारा पॉइंट होगा क्या? धातु अधातु कैसे अक्रिय करते हैं। धातु और अधातु, धातु और अधातु आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं। ठीक, क्या होता है? धातु और अधातु आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं, इस पॉइंट को आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक, देखिएगा हम आपको बता दें। देखिएगा पहले नंबर हम आपको बता दें धातु और अधातु आपस में अक्रिय कैसे करते हैं। ठीक, इसको आप समझिएगा। अगर आपको देखिएगा, अगर एक बताएंगे तो आप 1000 लगा लोगे, लेकिन अगर आप एक नहीं समझोगे तो एक भी नहीं लगा पाओगे। अगर आप एक समझोगे तो 1000 क्वेश्चन अपने आप से बनाकर लिख सकते हो। ठीक, हमारी बात समझ में आ रही है? देखिएगा बात समझिए। देखिए धातु और अधातु आपस में अक्रिय कैसे करते हैं इसको आप समझिएगा। देखिएगा धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, जो कि अधातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। हमारी बात समझ में आई? धातुएं क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और अधातुएं क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, जिससे कि हमारा क्या होता है? एक यौगिक बनता है, एक यौगिक निर्माण होता है। देखिएगा धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग व अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके, यहां पर लिखेंगे धातु, यहां पर इसका जो उत्तर होगा देखिएगा धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, क्या करके? त्याग करके, धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर व अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। ठीक, धातु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और अधातु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, ग्रहण करके, उसके बाद क्या करता है? ग्रहण करके यौगिक का निर्माण बनाता है। एक यौगिक का, किसी यौगिक का निर्माण करता है, किसी यौगिक का निर्माण करता है। आप लिख दीजिए किसी यौगिक का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे आयनिक यौगिक कहते हैं, जिसे हम आयनिक यौगिक कहते हैं, जिसे हम आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। अब हमारी बात समझिएगा। देखिएगा ये क्या है? ये आपका क्या है? इसको देखिएगा, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। देखिएगा ये क्या है आपका? ए क्या है? Na प्लस। ठीक, देखिए जिसपे प्लस चार्ज होता है वो क्या होता है? हमारा धातु होता है। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती है उसे हम धातु कहते हैं। देखिएगा अगर इसका हम Na का अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास करें, देखिएगा ये क्या हो गया? हमारा नाभिक हो गया। अब नाभिक के आगे बगल क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक, देखिएगा पहले ये देखिएगा, ये पहला कक्ष है, ये हमारा नाभिक है, ये पहला कक्ष है, दूसरा कक्ष है, तीसरा। हमको जितने कक्ष का जरूरत पड़ेगा उतने कक्ष बनाएंगे। ठीक, बात समझ में आ रही है आपको? देखिएगा पहले कक्ष में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं,
पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। देखिएगा इसमें पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं हम। इसमें देखिएगा पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, उसके बाद दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, उसके बाद आप देखिए कितना 8 2 10 10 2 12। अभी इसके लास्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसके कक्ष में देखिए 2 2 4 2 6 2 8 एक 10 हो जाएगा। 10 सोडियम कितना होता है, 11 होता है। सोडियम 11 होता है तो इसके कक्ष में 1 ही भरा जाएगा। ठीक, लास्ट वाले कक्ष में 1 ही रहेगा, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। और यहीं पर हम HCl ले लें। HCl एक भी है जो कि जिसमें माइनस होता है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दें, किसका, Cl के ए हो गया हमारा नाभिक, उसके बाद ए हो गया इसका कक्ष हो गया। ठीक, 3 कक्ष इसमें बनता है। देखिएगा अब एक ऐसे माइनस होता है, एक ऐसे प्लस होता है, इसको ध्यान समझिएगा। अब देखिएगा इसके पहले कक्ष में क्या भरा जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। इसके पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। और दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। और क्लोरीन कितना होता है, 17 होता है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ठीक, 2 2 4 2 6 2 8, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा ना, 8 इलेक्ट्रॉन भरिए। ठीक, इसमें देखिएगा 8 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 8 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए इसमें आप 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इतना बात समझ में आया। और दूसरे कक्ष में अब इसमें देखिएगा, अब इसके 1 2 3 4 5 6 1 7। ठीक, अब देखिएगा इसके जो देखिएगा इसके पूरा देखिए Cl किसके नंबर, क्लोरीन मतलब 17, इस 17 नंबर पे आता है। इसका देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक, इसके 17 हो गया। अब देखिएगा इसके बाद में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद में 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और है। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और है। और देखिएगा यहाँ से अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दे और ये ग्रहण कर ले, ये इलेक्ट्रॉन एक को दे दे, इसको 1 इलेक्ट्रॉन, अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो इसका कक्षक भी पूरा हो जाएगा, इसको कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका कक्षक लास्ट वाला पूरा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि सोडियम यानी Cl के साथ कैसे रिप्लाई करता है, ऐसे जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, दे देता है, तो उसके बाद ये बनाता क्या है, ये आपस में एक यौगिक बना लेता है, NaCl एक यौगिक बना लेता है। ठीक, ऐसे बनाता है, ऐसी ही क्रिया करता है। ठीक, बात समझ में आई। ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा, इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा, इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई हमारी। उसके बाद देखिएगा, अब इसको मिटा देते हैं। अभी इसके बाद समझिएगा, इसके बाद आप हेडिंग को समझिएगा, इसके बाद इसको आपको समझ में आएगा। उसके बाद उत्कृष्ट गैसें। ठीक, आपके पेपर में ये भी पूछा था, उत्कृष्ट गैसें क्या, उत्कृष्ट गैसें, उत्कृष्ट गैसें। ठीक, इसको देखिएगा, उत्कृष्ट गैसें किसे कहते हैं, इसको समझिएगा। उत्कृष्ट गैसें उसे कहते हैं ऐसे गैसें जिनका अष्टक पूरा हो, उसे उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। जिनका ऐसे तत्व, ऐसे पदार्थ जिनके अष्टक मतलब समझ रहे हो, अभी जो बताए थे, अभी जो गोला गोला करके वही अष्टक अगर पूरा हो जाए तो उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। जैसे कि हीलियम के देखिएगा, इसके एक ही कक्षक में से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो इसका कक्षक पूरा हो जाता है। उसके बाद नियॉन, इसका भी कक्षक, नियॉन का कक्षक पूरा हो जाता है, आर्गन का भी कक्षक पूरा हो जाता है, ये हमारा हो जाता है। तो लिखेंगे ऐसे जैसे जिसके कक्षक पूरा रहते हैं, पूरा भरे होते हैं, उन्हें कहते हैं, हम क्या कहते हैं, उन्हें उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। ऐसे गैस जिसके अष्टक पूरा होता है उसे उत्कृष्ट गैसें, उसे उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। ठीक, इतना बात समझ में आया।
उत्कृष्ट कैसे किसे कहते हैं, जिसके अष्टक पूरे रहते हैं उसे उत्कृष्ट कैसे कहते हैं। जैसे जैसे हम आपको बताया क्या, जैसे हम आपको बताए He हीलियम, उसके बाद नियान Ne नियान ना, नियान हो गया, उसके बाद आर्गन आर्गन हो गया। ऐसे आपको तमाम गैसें जिसका अष्टक पूरा हो जाए उन्हें उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। ठीक, आयनिक यौगिकों का गुणधर्म। अब हम आयनिक यौगिक, अच्छा आयनिक यौगिक आपको बताया था, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, जब धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करे और आधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करे तो जो उससे तत्व प्राप्त होता है उसे कहते हैं आयनिक यौगिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। और आयनिक यौगिक के गुणधर्म हम पढ़ेंगे, आयनिक यौगिक के क्या पढ़ेंगे, गुणधर्म। अब आयनिक यौगिक के क्या पढ़ेंगे, आयनिक यौगिक के गुणधर्म, आयनिक यौगिक के गुणधर्म, आयनिक यौगिक के गुणधर्म गुणधर्म। ठीक, अब आयनिक यौगिक के गुणधर्म पढ़ेंगे। देखिएगा आयनिक यौगिक के गुणधर्म में नंबर एक हेडिंग है उच्च गलनांक और क्वथनांक। ठीक, उच्च गलनांक और क्वथनांक। ठीक, उच्च गलनांक और क्वथनांक, उच्च गलनांक और क्वथनांक और क्वथनांक। ठीक, उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक। ठीक, इसको समझिएगा। आयनिक यौगिकों में आयनों के बीच, आयनिक यौगिकों के आयनों के बीच, इसको लिखिएगा, आयनिक यौगिकों के आयनिक यौगिकों के आयनिक यौगिकों के बीच मजबूत, आयनिक यौगिकों के आयनों के बीच मजबूत आकर्षण होता है, आकर्षण होता है, आकर्षण होता है। इसलिए इन्हें पिघलाए या उबालने के लिए अधिक ताप चाहिए। ठीक, देखिएगा आप इसको हम बताते हैं, मजबूत आकर्षण होता है इसलिए इन्हें उबालने या गर्म करने के लिए, पिघलाने या उबालने के लिए अधिक ताप चाहिए, उबालने के लिए अधिक ताप चाहिए। ठीक, अब इसको समझिएगा। जैसे कि अगर हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम किसी आयनिक यौगिक, देखिएगा आयनिक यौगिक अभी आपको बताए, जब धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करे और आधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करे तो उस समय जो यौगिक बनता है उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। और आयनिक यौगिक देखिएगा, अगर इसको हम क्या करें, अगर इसको हमको पिघलाना हो, तो अगर इसको हमको क्या करना पड़े, घोलना हो या उबालना हो, तो हमको क्या होगा, देखिएगा इसको उबालने के लिए बहुत मजबूत बनेगा। जैसे नमक जानते हो ना, नमक जानते हो तो नमक को देखिएगा, नमक को ना बहुत कठोर होता है ना, कठोर होता है ना, तो उसी प्रकार से ऐसे NaCl नमक ही है। ठीक, उसका देखिएगा अब क्या होगा, इसमें आकर्षण मतलब कि मजबूत आकर्षण बल होता है, मतलब कि एकदम चिपके रहते हैं इसके कारण, इसलिए इन्हें पिघलाने या उबालने की अधिक ताप चाहिए। इन्हें पिघलाने के लिए या उबालने के लिए, अगर पिघलने वाला चीज नहीं उबालने वाला चीज होगा, उबालने के लिए उसमें अधिक हमको क्या लगता है, उसमें लगता है, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, उच्च गलनांक और क्वथनांक। ठीक, इसको समझ में आ गया होगा, इसको मिटा देते हैं सभी को। उसके आगे हम आपको दूसरा हेडिंग बताते हैं, कितना हेडिंग, दो नंबर हेडिंग बताते हैं, उसको भी समझिएगा। ठीक, हमारी बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को। ठीक, अब उसको भी समझिएगा, उसको भी आसानी से आप पढ़िएगा। ठीक, अब इसको मिटा देते हैं, अभी हमारे काम लायक नहीं। ठीक, बात समझ में आ रही होगी। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप मस्ती करोगे, पढ़ोगे नहीं,
तो नहीं समझ में आएगा। ठीक, आप पहली बात तो एक कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा ताकि जो भी बताया जाए उसको आप नोट करते रहिए। ठीक, समझ में आ रहा है हमारी बात? आप एक कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा। ठीक, और उसके बाद दूसरा है विद्युत का चालक। दूसरा क्या है? विद्युत का चालक। नंबर 2 क्या है? विद्युत का चालक। नंबर 2 क्या है? विद्युत का चालक। विद्युत का चालक। ठीक, बात समझ में आ रही है? विद्युत का चालक। तो विद्युत का चालक ठोस अवस्था में विद्युत का संचालन नहीं करते। ठोस अवस्था में विद्युत का संचालन नहीं करते हैं। ठोस अवस्था में लिखेंगे यहां पर ठोस अवस्था में विद्युत का संचालन नहीं करते हैं। ठीक, नहीं करते। उसके बाद आपको पिघली या घुली अवस्था में विद्युत का संचालन करते हैं। पिघली या घुली अवस्था में विद्युत का संचालन करते हैं। ठीक, पिघली या घुली में विद्युत का संचालन करते हैं। ठीक, इतना बात समझ में आ गया होगा। उसके बाद जल में घुलनशील। किसमें? जल में घुलनशील पढ़ेंगे। ठीक, जल में घुलनशील। और तीसरा नंबर क्या है? जल में घुलनशील। जल में घुलनशील क्या मतलब कि अधिक आयनिक यौगिकों पानी में आसानी से घुल जाते हैं लेकिन कार्बनिक विलायकों में नहीं घुलते हैं। ठीक, इसको समझिएगा। नंबर 3 पॉइंट है हमारा। नंबर 3 पॉइंट क्या है? नंबर 3 है जल में घुलनशील। जल में घुलनशील जो हमारा आयनिक यौगिक जो बनता है वो जल में कैसे घुलनशील होता है उसको देखिएगा। जल में हम गुण पा रहे हैं। जल में घुलनशील। ठीक, जल में घुलनशील। अब इसको समझिएगा, जल में घुलनशील कैसे होता है? अधिक आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं परंतु कार्बनिक यौगिकों में घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक, अधिकतर आयनिक यौगिक पानी में आसानी से घुल जाते हैं। लिखेंगे अधिकतर आयनिक यौगिक पानी में आसानी से घुल जाते हैं परंतु कार्बनिक यौगिकों में नहीं घुलते हैं। ठीक, इतना बात समझ में आया? मतलब कि एक जल में जो आयनिक यौगिक होते हैं वो जल में अधिकतर घुलनशील होते हैं। ठीक, इस जल में घुलनशील। जैसे नमक क्या है? एक यौगिक है ना, जैसे हम जब कराए थे Na+HCl से, जब आपको अप्लाई कराए थे क्या बना था? NaCl। तो NaCl क्या है? नमक है। अगर इसको हम जल में घोलेंगे तो अधिकतर घुल जाता है। ठीक, क्या होता है? घुल जाता है नमक ना। तो उसी प्रकार से ऐसा है। ठीक, उसका क्रिस्टल समझना, इसका क्रिस्टल समझना हम ऐसे बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिए, समझ लीजिए। तो लिखा दें। देखिए क्रिस्टल संरचना, इसकी संरचना नियमित और व्यवस्थित होती है जिसे क्रिस्टल संरचना कहते हैं। क्रिस्टल संरचना दिखेगा, इसमें एक हेडिंग और है जो कि क्रिस्टल संरचना 4 नंबर है। क्रिस्टल संरचना ठीक, संरचना क्रिस्टल संरचना। आप क्रिस्टल संरचना को समझिएगा। क्रिस्टल संरचना किसे कहते हैं? क्रिस्टल संरचना। इनकी संरचना नियमित और व्यवस्थित होती है। इनकी संरचना क्या होती है? इनकी संरचना नियमित या
व्यवस्थित होती है। क्या होती है? नियमित या व्यवस्थित होती है। ठीक, इसको समझिएगा। इनकी जो सरलता होती है क्या होती है? नियमित होती है, व्यवस्थित, जिसे हम जिसे जिसे क्रिस्टल 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 संरचना कहते हैं। क्रिस्टल संरचना कहते हैं, इसके आगे लिख लेना। ठीक, उसके बाद देखिएगा, अब इसके आगे हमारा होता है धातुओं का निष्कर्षण। अब धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है इसको भी समझिएगा आप बेटे से। अब हम यही एक हेडिंग को उसको अच्छे से समझिए। पहले धातुओं का निष्कर्षण, आपको ये सब सारी चीजें हेडिंग समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आप समझिए धातुओं का निष्कर्षण। ठीक, धातुओं का निष्कर्षण आप समझ रहे होंगे। अब आप धातुओं का निष्कर्षण पढ़िए। धातुओं के निष्कर्षण में जैसे भी अयस्क आप जानते होंगे किसे कहते हैं। अयस्क जैसे कि जैसे जो अशुद्धियां होती हैं, अयस्क से जो अशुद्धियां होती है, जैसे कि हम धातु में कई प्रकार के धातु मिले होते हैं तो उसे अशुद्धियां भी कहते हैं। जैसे हमको लोहा चाहिए, लोहा में क्या मिला रहता है, जैसे मिट्टी मिली रहती है, सब सारी चीजें मिली रहती है। इसको आप समझिएगा हमारी बात। ठीक, अब धातुओं का निष्कर्षण, अब देखिएगा धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण ठीक, धातुओं का निष्कर्षण ठीक, निष्कर्ष धातु का निष्कर्ष आप समझिए पहले, तो उसके बाद धातु का निष्कर्षण के बाद बताते हैं। ठीक, अब आप धातु का निष्कर्ष पहला है अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण पहले समझिए क्या लगा है। अयस्क का सांद्रण ठीक। अब अयस्क का सांद्रण पहले समझिए। अयस्क सांद्रण, अयस्क से मिट्टी रेत जैसी अशुद्धियां हटाई जाती हैं। अयस्क में क्या होते हैं? मिट्टी रेत अशुद्धियां। जैसे कि हमको लोहा है, लोहा के साथ साथ अब जैसे कि हमको लोहा जब निकाली जाती है, जब हम लोहा को पाते हैं, जब खुदाई के दौरान उसमें मिट्टियां और सारी चीजें लागी रहते हैं, उसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, इसको आप समझिएगा हमारी बातों को। अयस्क से मिट्टी रेत जैसी अशुद्धियां हटाई जाती हैं। कैसे हटाई जाती हैं? अयस्क से मिट्टी रेत पत्थर आदि अशुद्धियां निकाली जाती हैं। ठीक, आदि अशुद्धियां क्या कर जाती है? निकाली जाती हैं। ठीक, इसको आप समझिएगा। और उसके बाद जैसे कैसे निकाली जाती है, आधे अशुद्धियां कैसे निकाली जाती हैं। मान लो मिट्टी को हमको निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे? रेत को कैसे निकालना पड़ेगा? पत्थर को कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का देखिए 3 विधि है। एक है हाथ से चुनना। जैसे अगर हमको क्या, अगर गेहूं है हमारे पास और गेहूं में मिट्टी है तो क्या करेंगे? अगर बड़े बड़े मिट्टी है तो उसको निकाल लेंगे। उसके बाद धुलाई करके, अगर इसको धोएंगे कैसे? अगर मान लो बहुत छोटे छोटे हम इसको बिन नहीं सकते, इसको धो सकते हैं ना, मतलब दो विधि हो गया। उसका झाग विधि, इसको इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिएगा, अब आपको पहले समझेंगे हम हाथ से चुनना। ठीक, पहले हेडिंग क्या है? हाथ से चुनना। अब अयस्क को सांद्रण को निकालने के लिए, अयस्क का सांद्रण निकालने के लिए पहले नंबर हेडिंग क्या देंगे? पहला नंबर हेडिंग क्या डालेंगे? पहला नंबर हेडिंग है हाथ से चुनना। हाथ से चुनना। ठीक, हाथ से चुनना। तो हाथ से कैसे चुनेंगे इसको देखिएगा। जब अशुद्धियां बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं, जब अशुद्धियां बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं, जब बड़ी बड़ी अशुद्धियां दिखाई देती हैं तो उन्हें हाथ से अलग कर उन्हें हाथ से अलग
किया जा सकता है। ठीक, अगर बड़ी बड़ी अशुद्धियां हैं तो उन्हें हाथ से निकाल कर अलग किया जा सकता है। धुलाई विधि, एक धुलाई विधि देखिएगा, हम इसे आपको समझा दे रहे हैं। देख, नंबर 2 है क्या, धुलाई विधि, धुलाई विधि। ठीक, अब धुलाई विधि समझिएगा, धुलाई विधि समझिएगा, देखिएगा धुलाई विधि, अयस्क को पानी में तेज प्रवाह में क्या करेंगे, हम अयस्क से अशुद्धियों को बाहर निकाल सकते हैं, धोया जा सकता है। हल्की अशुद्धियां व क्या करती हैं, बैठ जाती हैं उसके ऐसे नल के नीचे बैठ जाती हैं, जो जैसे कि हम क्या करेंगे, तेज बहाव में क्या करेंगे, यानी पानी में हम क्या करेंगे, गेहूं को डालेंगे, जैसे मान लो हम गेहूं, अभी उदाहरण ले रहे हैं, गेहूं को डालेंगे, क्या करेंगे, गेहूं को डालने के बाद क्या करेंगे, गेहूं को डालेंगे तो उसमें जो मिट्टी रहेंगी वो क्या करेंगे, गल जाएंगे, गलने के बाद क्या करेंगे, उसको छान लेते हैं, निकल जाती है। ठीक, उसके बाद झाग विधि, नंबर 2 क्या है, झाग विधि, झाग विधि। ठीक, नंबर 3 है, सॉरी, नंबर 3 है झाग विधि, झाग विधि। ठीक, अब झाग विधि आप समझिएगा, झाग विधि यह सल्फाइड अयस्कों के लिए होता है, यह सल्फाइड अयस्कों को अलग करने में किया जाता है। अयस्क को पानी में गिराकर हवा पास की जाती है, क्या कहते हैं, अयस्क को पानी में गिराकर उसमें हवा पास की जाती है, हवा पास की जाती है, झाग बनता है, झाग बनता है, क्या बनता है, झाग बनता है, ऐसे मतलब होता है। तो उसके बाद क्या है, जिंक सल्फाइड, जैसे कि जिंक सल्फाइड, जैसे क्या, जिंक सल्फाइड, उदाहरण जैसे है, उदाहरण कैसे, ये जिंक सल्फाइड। ठीक, इसमें इसका प्रयोग किया है जिंक सल्फाइड। उसके बाद तीसरा चुंबकीय पृथक्करण, नंबर 4 चुंबकीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण। ठीक, चुंबकीय पृथक्करण जैसे, अगर अयस्क चुंबकीय हैं, अगर जो अयस्क हैं अगर चुंबकीय हैं तो अशुद्धियां नहीं तो चुंबक से अलग कर लेते हैं। ठीक, देखिएगा हमारी बात समझिए, जैसे कि चुंबकीय पृथक्करण। ठीक, चुंबकीय पृथक्करण, जैसे कि हम जैसे कि क्या, चुंबक लगा दी जाए, उसमें क्या दी जाए, अगर जैसे धातु, जैसे लोहा में क्या, लोहा अयस्क, जैसे आयरन मान लो, आयरन लोहा, आयरन मान लोहा होता है, लोहा की कोई वस्तु, मतलब लोहा की कोई है, जैसे Fe3O4। ठीक, तो इसमें से क्या किया जाता है, जब हम क्या करेंगे, चुंबक को डाल देते हैं, चुंबक को डालने के बाद क्या करेंगे, उसमें क्या होगा, उसमें जो लोहा रहेगा चिपक जाएगा, तो लोहा चिपक जाएगा, क्या होगा, तो हम अशुद्धियों को अलग किया जा सकता है। ठीक, चलिए यार, आज की इस वीडियो में इतना ही काफी है। इसके बाद हम कल के वीडियो में एक और, तो आज ही पढ़ाएंगे, तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, वीडियो भी लेट हो जा रहा है। चलते हैं, आपको इतना ही बहुत काफी है। अगले नेक्स्ट में पार्ट 3 में आपको बता दी जाएगा इसके आगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको ऐसे नए वीडियो आपको मिलते रहे। ठीक, चलिएगा, धन्यवाद आपको। हम चलते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं।